राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होने वाली है। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आते हैं वन लाइनर प्रश्नोत्तरी। हम आपके लिए लेकर आते हैं टीजीटी 2021 जैसे प्रश्न। हम आपके लिए लेकर आते हैं हिंदी साहित्य के रत्न। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास पर ही आधारित हिंदी काव्य कंचन। ठीक है, हिंदी काव्य कंचन। आधुनिक काल में, आधुनिक काल का हिंदी काव्य कंचन। कंचन का मतलब सोना। आज हम सोना सोना लाए हैं। ठीक है, कल मणि लाए थे और मणि से लोहे को स्पर्श करा दिया तो हो गया सोना। तो आज हम आपके लिए सोना लेकर आए हैं, काव्य रूपी सोना। ठीक है, कौन सा सोना है ये? काव्य रूपी सोना है ये। ठीक है, काव्य कंचन का मतलब काव्य रूपी सोना। ठीक है, वैसे तो ये बहुत कीमती धातु है। हिंदी साहित्य। ठीक, आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे हम, अन्य कालों पर अभी फिलहाल नहीं। ठीक है, सही दिख रहा है। हिंदी साहित्य काव्य कंचन बिल्कुल सही दिख रहा है। बहुत बढ़िया, कितना सुंदर दिख रहा है। चलो तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। सभी साथियों को राधे राधे। बांके बिहारी कृपा करें। जय हो, जय हो, जय हो। आप सबको सफलता मिले, हमारी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सफलता मिले। शुभ आशीष, शुभ हो, मंगल हो। चलो भाई, श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। ये देखो, एकदम शानदार प्रश्न लेकर आते हैं हम। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न, अब देखो, अब सही है। श्रेष्ठ साहित्यकार की मज्जा में उसकी परंपरा अनुस्यूत रहती है। अनुस्यूत। श्रेष्ठ साहित्यकार की मज्जा में। ठीक है, श्रेष्ठ साहित्यकार की मज्जा में। मज्जा जानते हो? मज्जा तो आप जानते ही होगे, साइंस पढ़े होगे। यदि आप जानते हो मज्जा क्या है तो आप कमेंट करके बताओ। श्रेष्ठ साहित्यकार की मज्जा में उसकी परंपरा अनुस्यूत रहती है। अनुस्यूत का अर्थ क्या है? ये भी नया शब्द होगा आपके लिए। अनुस्यूत का अर्थ होता है पिरोया हुआ। क्या होता है? पिरोया हुआ। ठीक है, जैसे माला में फूल पिरोए होते हैं। ठीक है, समाया हुआ, तो अनुस्यूत। अब देखो, श्रेष्ठ साहित्यकार की मज्जा में उसकी परंपरा अनुस्यूत रहती है। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन पूछा गया है किसका है। बहुत शानदार कथन है, कमेंट करके बताइए ये कथन किसका है। ठीक है, सभी साथी उत्तर देंगे। आपको उत्तर अवश्य देना है, कमेंट अवश्य करना है, कमेंट करके बताना है ये कथन है किसका। ठीक है, चलो बिना किसी देर के हम बताते हैं आपको। ये कथन है टी एस इलियट। किनका है? टी एस इलियट का। ठीक है, इलियट ने ये कथन कहा है कि श्रेष्ठ साहित्यकार की मज्जा में उसकी परंपरा अनुस्यूत रहती है।
कहने का मतलब ये है कि जो श्रेष्ठ साहित्यकार होगा वो परंपरा की बातें अवश्य अपने काव्य में समाएगा, काव्य में रखेगा, काव्य में लिखेगा, काव्य में उनका उपयोग करेगा। परंपरा से हटकर वो नहीं लिख सकता, कहीं न कहीं उसकी परंपरा उसके काव्य में जरूर होगी। चलो, भारतेंदु किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत सरल भी प्रश्न है। बताओ, भारतेंदु किस संप्रदाय में दीक्षित थे? भारतेंदु की बात हो रही है, बताओ। तो भारतेंदु किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो भारतेंदु वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है। हालांकि जैन काव्य भी लिखा है भारतेंदु जी ने, राम काव्य भी लिखा है और कृष्ण काव्य भी लिखा है। ठीक है, भारतेंदु वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला, ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रेयसी का नाम क्या था? ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रेयसी का नाम क्या था? बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। घनानंद की प्रेयसी आप जानते हैं, ठीक है। आलम की, ठाकुर की, बोधा की, ये जो रीतकालीन कवि हैं उनकी प्रेयसियाँ तो आपको पता हैं, प्रेमिकाएं पता हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रेयसी का नाम पूछा जा रहा है, बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रेयसी का नाम क्या था? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रेयसी का नाम था श्यामा। ठीक है, और इन्होंने, कल हमने चर्चा की थी श्यामा स्वप्न। ठीक है, इसी श्यामा के ऊपर लिखा है, इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? श्यामा स्वप्न, श्यामा विनय, श्याम लता, श्याम सरोजिनी। ठीक है, क्या क्या लिखा है? श्यामा स्वप्न, श्याम लता, श्याम सरोजिनी। देखो, उसी के नाम पे लिख मारे हैं ग्रंथ इतने सारे। ठीक है, श्यामा स्वप्न, श्याम लता, ठीक है, श्याम सरोजिनी, और एक और बच गया श्याम विनय। श्याम विनय। ठीक है, 4 हो गए। ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं अब आपको याद हो गई होंगी और याद रहेंगी। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रेयसी कौन है? श्यामा। तो इसी श्यामा के ऊपर इन्होंने श्यामा स्वप्न, इसी श्यामा का श्याम लेकर इन्होंने श्याम लता, इसी श्यामा से श्याम सरोजनी, ठीक है, इसी श्यामा से श्याम विनय, अपनी प्रेयसी के ऊपर ही इन्होंने ग्रंथ लिख दिए हैं। नाम उन्हीं का लगा के लिखा है। बताओ कितना प्रेम करते थे उससे कि इतने ग्रंथ लिख दिए। चलो, अगला है जीड़ जनपद और अलौकिक लीला खंड काव्यों के रचयिता कौन हैं? ठीक है, जीड़ जनपद, जीड़ जनपद, जीड़ जनपद और अलौकिक लीला खंड काव्यों के रचयिता पूछे जा रहे हैं। अब एक प्रश्न तो, एक जानकारी तो ये है कि जीड़ जनपद और अलौकिक लीला ये दोनों क्या हैं? खंड काव्य हैं। ठीक है, क्या हैं ये? खंड काव्य। अब इनके रचयिता पूछे गए हैं, तो इनके रचयिता कौन हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, चौधरी प्रेमघन। ठीक है, इनके कौन हैं? रचयिता, इन खंड काव्यों के रचयिता। अब देखो, बद्री नारायण चौधरी, जो जीड़ जनपद है इसका दूसरा नाम है दुर्दशा दत्तापुर। इसका दूसरा नाम क्या है? इस जीड़ जनपद का दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? दुर्दशा, दुर्दशा दत्तापुर।
ठीक है, ये याद रखेंगे। इसका दूसरा नाम, ठीक, अपर नाम कह सकते हैं, अन्य नाम कह सकते हैं, अन्य नाम। ठीक, अब यहाँ एक बात और, दत्तापुर, जो दत्तापुर है, ये दत्तापुर प्रेम घन का जन्म स्थान है, जन्म स्थान है। ठीक है, याद रखेंगे। दत्तापुर क्या है? प्रेम घन का जन्म स्थान है। ठीक, ये आपको कुछ जानकारियाँ इसमें मिल गई। अगला है, भारतेंदु उर्दू में किस नाम से लिखते थे? उस दिन प्रश्न किया था एक भाई साहब ने, तो वो परेशान थे कई दिनों से इस प्रश्न के लिए। तो भारतेंदु उर्दू में रसा नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? रसा। रसा उपनाम से उर्दू में लिखते थे। ठीक है, अगला है, प्रेम घन अब्र उपनाम से किस भाषा में लिखते थे? यहाँ भाषा पूछी गई है। ठीक है, प्रेम घन अब्र उपनाम से उर्दू में लिखते थे। ठीक है, उर्दू में लिखते थे। अब देखो यहाँ पर फिर से समझ लो, उर्दू में भारतेंदु तो रसा नाम से लिखते थे और प्रेम घन अब्र नाम से लिखते थे। दोनों उर्दू में अलग अलग उपनामों से लिखते थे, एक रसा उपनाम से भारतेंदु और अब्र उपनाम से प्रेम घन। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, 6 प्रश्न हो गए, शानदार। 7वां देखो, एकदम शानदारों में भी शानदार। कुछ लोगों ने अपनी आदत से लाचार होकर उनकी श्रृंगारिक कविताओं को नायिका भेद के ढांचे में ढालने की कोशिश की है। यह कथन किसने और किसके लिए कहा? दो उत्तर देने हैं इसमें। ठीक है, 2 उत्तर आएंगे, 1 और 2, दोनों उत्तर यहीं लिखने हैं। बताओ, कुछ लोगों ने अपनी आदत से लाचार होकर, आदत से लाचार लोग तो मिल ही जाएंगे, कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जो अपनी आदत से लाचार होते हैं। तो अपनी आदत से लाचार होकर उनकी श्रृंगारिक कविताओं को, किनकी? उनकी श्रृंगारिक कविताओं को नायिका भेद के ढांचे में ढालने की कोशिश की है। मतलब उनकी श्रृंगारिक कविताएं नायिका भेद के ढांचे में ढालने की कोशिश की है, मतलब नायिका भेद की कविताएं बताने की कोशिश की है। ये है मुख्य बात, नायिका भेद बताने की कोशिश की है। ये कोशिश की है कि नायिका भेद बताओ। यह कथन किसका है और किसके प्रति है? किसने कहा है? तो ये कथन कहा है बच्चन सिंह ने। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। और किन के प्रति कहा है? तो भारतेंदु के प्रति। भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र को संबोधित करते हुए इन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों ने अपनी आदत से लाचार होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र की श्रृंगारिक कविताओं को नायिका भेद के ढांचे में ढालने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो अगला देखो, इन्होंने भारत जीवन प्रेस से अनेक पुरानी पुस्तकों को छापकर हिंदी का बड़ा उपकार किया, अन्यथा उनमें से बहुत सी पुस्तकें नष्ट हो जाती। कितना अच्छा कथन है और कितना अच्छा कार्य किया है। बच्चन सिंह का उक्त कथन किसके संबंध में है, किन के संबंध में है, ये आपको बताना है। बहुत महान कार्य किया है, बहुत सारी पुस्तकों को इन्होंने छापा है। ठीक है, इन्होंने भारत जीवन प्रेस, कौन सी प्रेस से? भारत जीवन प्रेस से अनेक पुरानी पुस्तकों को छापकर हिंदी का बड़ा उपकार किया। जो पुरानी पुस्तकें थीं जो गायब हो जाती धीरे धीरे, उन्हें छापकर हिंदी का बड़ा उपकार किया। उपकार ही नहीं, बड़ा उपकार किया, अन्यथा उनमें बहुत सी पुस्तकें नष्ट हो जाती। तो बहुत सी पुस्तकों को नष्ट होने से इन्होंने बचा लिया। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम नष्ट होने से बचाने वाले कौन हैं? राम, और कौन है? कृष्ण, रामकृष्ण वर्मा। ठीक है, वर्मा बाद में जोड़ दो, बाकी राम और कृष्ण किसी को भी नष्ट होने से बचाते हैं। तो ये कथन रामकृष्ण वर्मा के प्रति है। और किनका है ये आप समझ गए
डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है, चलो अगला है सुकवि सतसई। सुकवि सतसई के दोहों की विषय वस्तु क्या है? बताओ, सुकवि सतसई के दोहों की विषय वस्तु क्या है? बताओ, सुकवि सतसई के दोहों की विषय वस्तु क्या है? सुकवि सतसई के दोहों की विषय वस्तु क्या है? श्री कृष्ण बाल लीला। क्या है? श्री कृष्ण बाल लीला पर दोहे लिखे हैं 700 के करीब, और इसके रचयिता कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास। कौन है? अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, सुकवि सतसई के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। नो कर लो। ठीक है, तो अंबिका दत्त व्यास ने सुकवि सतसई लिखी है, और ये सुकवि सतसई में 700 दोहे संग्रहित हैं, और काय से संबंधित हैं? तो ये श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित हैं। ठीक है, अगला 10वां। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे दोए या रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे दोए, और विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। ठीक है, यहाँ ज़्यादातर रोए मिलता है, पुस्तक में दोए लिखा था, तो इसका अर्थ है कि ये भी हो सकता है कि दोनों नेत्र रो रो कर मर जाएंगे। दोए का मतलब दोनों, और रोए का मतलब रो रो कर। ठीक है, तो जैसा भी हो सकता है विकृति हो गई हो। तो मानक पुस्तक से हमने लिखा है तो उसमें दोए लिखा था, इसलिए हमने यहाँ भी दोए लिख दिया है। ठीक है, बच्चन सिंह की पुस्तक में दोए लिखा है। सजना सकारे जाएंगे, सजन सकारे जाएंगे, सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे दोए, और विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। बताइए, इस दोहे के रचनाकार कौन हैं? बहुत महत्वपूर्ण दोहा। इस दोहे के रचनाकार बताइए, बोलिए, कमेंट कीजिए। एकदम शानदार है, खूब पढ़ा होगा आपने, खूब जानते होंगे, खूब परिचित होंगे इस दोहे से। तो इस दोहे के रचनाकार कौन हैं? बताइए, इस दोहे के रचनाकार हैं शेख फरीउद्दीन। शंकरगंजी। ये है शेख फरीउद्दीन भी कह सकते हो, शेख फरीउद्दीन शंकरगंजी, ये हैं, इनका है ये दोहा। ठीक है, और ये अमीर खुसरो के समकालीन थे, और ये दोहा इनका है और अमीर खुसरो का मान लिया जाता है। अधिकांश स्थान पर अमीर खुसरो लिखा मिलता है। ठीक है, सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, और विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो का मान लिया जाता है। अमीर खुसरो, ऐसा कहा जाता है कि अपने गुरु की मृत्यु पर उन्होंने ये दोहा कहा था, लेकिन ये इनका कहा हुआ दोहा कहा था। तो इनका है, शेख फरीउद्दीन शंकर जी का दोहा है ये, शंकरगंजी का। ठीक, अमीर खुसरो के समकालीन थे, और ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा माना है। बहुत महत्वपूर्ण। अगला, महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ का प्रवर्तन किस शताब्दी में हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। एक प्रश्न तो ये कि महानुभाव पंथ का प्रवर्तन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब किस शताब्दी में हुआ है? तो शताब्दी पूछी जा रही है, आपको सीधे सीधे शताब्दी बता देनी है, किस शताब्दी में हुआ है। तो शताब्दी का उत्तर सीधे सीधे आप बता देंगे 12वीं। कौन सी? 12वीं। इंदर सभा के लेखक कौन है? यूपीपीएससी से बहुत पूछता है, बहुत उसका पसंदीदा प्रश्न है। अमानत।
कौन है? अमानत। इंदर सभा के रचयिता लेखक कौन है? अमानत हैं। हिंदी भाषा निबंध के लेखक कौन हैं? हिंदी भाषा इस नामक नाम से निबंध किसने लिखा? तो इस नाम से निबंध किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा नामक निबंध लिखा है। किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ठीक है, और एक उपशीर्षक, इसी निबंध का एक उपशीर्षक और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? वो है नई भाषा की कविता। नई भाषा की कविता। ठीक है, ये उपशीर्षक है इसी निबंध का, भारतेंदु जी के इसी निबंध का। ठीक है, और यहाँ एक बात और आप स्पष्ट रखेंगे, भारतेंदु, भारत धन इंदु। ठीक है, भारत का मतलब भारत। ठीक, भारत का अर्थ क्या होता है? भारत, और इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है, तो भारत का चंद्रमा, भारत का चंद्रमा। यदि पूछा जाए भारत का चंद्रमा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा? भारतेंदु को। ठीक है, समझ गए? वैसे इस तरह का प्रश्न आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं छात्र कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, भारत का चंद्रमा किसे कहा जाता है? तो भारत का चंद्रमा कहा जाता है भारतेंदु को। उनका नाम ही है भारत का चंद्रमा, भारतेंदु का अर्थ ही है। अगला है एकांतवासी योगी। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी 1886 व जगत सच्चाई सार 1887 किस भाषा में लिखे? तो ये दोनों श्रीधर पाठक जी ने खड़ी बोली में लिखे हैं। कौन सी बोली में लिखे हैं? खड़ी बोली में। ठीक है, भाषा पूछी जा रही है। अगला है मंद मंद आवे देखो प्रात समीरन। मंद मंद आवे देखो प्रात समीरन भारतेंदु की 1874 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में छपी यह कविता किस छंद में थी? ठीक है, यहाँ छंद लिखना छूट गया है। किस छंद में थी ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। किस छंद में थी? किस छंद का नाम पूछा जा रहा है, बताओ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये कविता किस छंद में थी? ये पयार छंद में थी। कौन से छंद में थी? पयार। ठीक है, भारतेंदु की प्रेयसी का नाम या भारतेंदु की प्रेमिका का नाम क्या है? चलो, एक पहले आ गया, एक और आ गया। एक पहले आ गया, एक और आ गया। भारतेंदु की प्रेमिका का नाम क्या था? तो भारतेंदु की प्रेमिका का नाम था मल्लिका। क्या था? मल्लिका। ठीक है, भारतेंदु की प्रेमिका मल्लिका। और ठाकुर जगमोहन की प्रेमिका? ठाकुर जगमोहन की प्रेमिका कौन? श्यामा। ठीक, अब है उनमें कहीं संतों का फक्कड़पन, मस्ती और जीव जगत के प्रति नश्वरता का भाव मिलता है, तो कहीं सगुणोपासक भक्तों की भांति दैन्य और प्रतिपत्ति। उक्त कथन किसने और किसके लिए कहा? किसने कहा है? उनमें कहीं संतों का फक्कड़पन, मस्ती और जीव जगत के प्रति नश्वरता, तीन चीज़ें। उनमें कहीं कहीं संतों का फक्कड़पन, संतों जैसा फक्कड़पन है, संतों जैसी मस्ती है, और जीव जगत के प्रति नश्वरता संतों जैसी है, ये भाव मिलता है। तो कहीं सगुण उपासक भक्तों की भांति दैन्य और प्रतिपत्ति मिलती है। किसमें? उक्त कथन किसने? तो ये कथन बच्चन सिंह ने। किसने? बच्चन सिंह ने। ठीक, और किसके प्रति कहा? तो ये भारतेंदु के प्रति कहा। ठीक है, किसके प्रति कहा है? भारतेंदु के प्रति, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति ये कथन कहा है बच्चन सिंह ने। ठीक है,
चलो, गद्य उनके गतिशील चिंतन का द्योतक है। गद्य उनके गतिशील चिंतन का द्योतक है। किनके? भारतेंदु के। गद्य उनके गतिशील चिंतन का द्योतक है और पद्य रिक्त स्थान, और पद्य उनके पुरातन संस्कारों का, पुरातन संस्कारों का। ठीक है, ठीक। गद्य उनके गतिशील चिंतन का द्योतक है और पद्य उनके पुरातन संस्कारों का। ठीक, किनके? भारतेंदु के। किनके? भारतेंदु के। ठीक है, और किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। किसने कहा है ये? बच्चन सिंह। ठीक है, ने कहा। ठीक, अगला है, चलो 19वां। कहाँ करुणानिधि केशव सोए पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? कहाँ करुणानिधि केशव सोए, इस पंक्ति के रचनाकार पूछे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया पंक्ति है। कहाँ कर, और बहुत बार पूछी गई है। जागत नाहि अनेक जतन कर भारतवासी रोए। जागत नाहि अनेक जतन करे, अनेक जतन करे भारतवासी रोए। भारतवासी रोए। ठीक है, ये लो, ये पंक्ति बहुत आती है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहाय अनेक जतन करे भारतवासी रोए। अनेक जतन किए हैं भारतवासियों ने, फिर भी नहीं जागे। तो ये कथन किनका है? ये पंक्ति किनकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, किनकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला, वे केवल नर प्रकृति के कवि थे, भारतेंदु के संबंध में किसने कहा? वे केवल नर प्रकृति के कवि थे, भारतेंदु के संबंध में किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भारतेंदु के संबंध में कि वे केवल नर प्रकृति के कवि थे, नर प्रकृति के कवि। अगला 21वां, विलायत में दादा भाई नौरोजी, विलायत में दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर इन्होंने कारे शब्द को लेकर बड़ी सरल और क्षोभपूर्ण कविता लिखी थी। बहुत सरल कविता लिखी थी कारे शब्द को लेकर, और बहुत क्षोभपूर्ण मतलब दुख से युक्त, दुखी होकर कविता लिखी थी। किसने? तो ये बताना है आपको, किसने लिखी थी ये? तो ये कविता लिखी थी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। ठीक है, किसने? प्रेमघन ने। कार्य शब्द को लेकर कविता लिखने वाले कौन हैं? प्रेमघन। अगला है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, चलो अब अगला देखो, सामंजस्यवादी कवि। सामंजस्यवादी कवि किसे कहा जाता है? तो सामंजस्यवादी कवि मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त। और किसने कहा है? शुक्ल जी ने। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सामंजस्यवादी कवि। ठीक, अगला है, मिलन पथिक और स्वप्न खंड काव्यों के रचयिता कौन हैं? तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, अब देखो, आज हमने 24 प्रश्न लिखे हैं। 24 प्रश्न क्यों लिखे हैं? इसका कारण है, 24 प्रश्न इसलिए लिखे हैं कि आज 24 तो डेट तारीख है, 7 महीना है, और 24 ईयर है 2024, और प्रश्न भी 24।
इसलिए 24। ठीक है, समझ गए? इसलिए हमने 24 प्रश्न रखे हैं, 25 प्रश्न नहीं लिखे। ठीक है, तो इस क्लास की PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल से आप जुड़ जाइए। PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ठीक है, यदि इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए। ठीक, तो क्लास आपको कैसी लगी ये एक कमेंट करके आप हमें बताएंगे। आशा और विश्वास है कि ये क्लास आपके काम अवश्य आएगी। ठीक है, काव्य कंचन, ये काव्य सोना है, जो सोना बहुत कीमती होता है। प्रश्न परीक्षा में आना ना आना बाद की बात है, लेकिन आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा, और परीक्षा होगी तो हो सकता है आपको परीक्षा में भी प्रश्न मिले। ठीक है, तो परीक्षा के लिए तो हमें इसी तरह से पढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा बेरोजगारी का क्षेत्र है, बहुत बड़ी संख्या है लोगों की, तो उसमें से आगे निकलने के लिए बेहतर पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, सरल कठिन छोटा बड़ा नया पुराना सब पढ़ना है, पढ़ते रहो।